हम कल चर्चा किए थे मांग के नियम की, यानी मांग का नियम मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ। जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी उससे क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी, यानी मांगी जाने वाली मात्रा कम होती जाएगी, यानी प्राइस और क्वांटिटी में दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी नकारात्मक संबंध होता है। और लास्ट में इस नियम के क्या था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड कमी होगी, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें वो कौन कौन सी है कि यानी कुछ कहने का मतलब ये होता है किसी भी थ्योरी को अप्लीकेबिलिटी के लिए, यानी उसको लागू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण एजम्पशंस होते हैं, कुछ मान्यताएं होते हैं। उन मान्यताओं के दायरे में रहकर ही हम उनको उस नियम को मतलब कि अप्लीकेबल कर सकते हैं, यानी उन जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं, कुछ एजम्पशंस हैं, उनको मानते हुए यानी उनको फॉलो करते हुए हम उस थ्योरी के रिजल्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं, अन्यथा वो थ्योरी फेल हो जाएगी। तो इसलिए कुछ महत्वपूर्ण अन्य बातें हैं तो हम उनकी चर्चा करेंगे। इस अन्य महत्वपूर्ण बातों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है सेटेरिस पेरिबस। यानी कुछ स्टूडेंट तो यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मतलब कि एक बीमारी का नाम कहाँ से आ गया। अरे ये स्टूडेंट्स, ये बीमारी का नाम नहीं है, ये एक साइंटिफिक नाम है अन्य बातों का, जिसको बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस। यानी ध्यान रखना, आप भूलना नहीं है, ये एक तरीके से बीमारी है किसकी, जो मांग के नियम है ना उसके मांग के नियम के लागू होने की एक बीमारी है, यानी इस बीमारी को पास में नहीं आने देना है। सीधी सी बात यह है कि एक एग्जाम नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था इस क्वेश्चन को कि अन्य बातें होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, साइंटिफिक नाम क्या है उसका नाम है सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस। ओके, वो अन्य बातें कौन कौन सी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी मांग के नियम को लागू करने के लिए यानी रिलेटेड गुड्स में की प्राइस में किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं होना चाहिए। रिलेटेड गुड्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक होता है सब्स्टिट्यूशन गुड्स, यानी इनकी चर्चा हम आगे विस्तृत में करेंगे। चलो ठीक है, इनके प्राइसेस में किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं होना चाहिए। और फिर आता है नो चेंजेज इन कंज्यूमर इनकम, यानी कंज्यूमर की इनकम में किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर की इनकम फिक्स होनी चाहिए। यदि हम मांग के नियम के रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो, यानी उनको मांग के नियम की सक्सेस को देखना चाहते हैं तो मतलब कि नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, यानी कंज्यूमर की इनकम में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होना चाहिए। यदि कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी तो वो मांग को बढ़ा या घटा सकता है, यानी मांग का नियम अपना एप्लीकेबल नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट आता है नो चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, यदि अपन मांग के नियम की एप्लीकेबिलिटी को देखना चाहते हैं तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उन्हें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होना चाहिए। जैसे किसी भी वस्तु को लेकर उसके टैक्स रेट्स में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सरकार किसी भी प्रोडक्ट को कंपलसरी कर दे खरीदने के लिए, तो फिर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो भी वो खरीदेंगे लोग। ओके, यानी नो चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट आता है नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन प्राइस ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी गुड्स है उसकी फ्यूचर के अंतर्गत प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, उसमें किसी भी प्रकार का मतलब कि कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई गुड्स है अपने ये अनुमान लगा ले, कंज्यूमर ये अनुमान लगा ले कि इसके दाम भविष्य में जाकर कम होंगे, फ्यूचर में जाकर इसके दाम कम होंगे, हालांकि अभी भी कम है, लेकिन ये मान ले कि कम होंगे तो वो मतलब कम कीमत के ऊपर भी मांग को कम कर देगा। या फिर वो ये सोच लेता है कि फ्यूचर में दाम बढ़ेंगे और वर्तमान में चाहे कम है प्राइस उस कमोडिटी की, फिर भी वो क्या करेगा, कम प्राइस के ऊपर भी उसकी मांग को कम कर देगा। यानी एक्सपेक्टेशन में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होना चाहिए, यानी उसकी पूर्व धारणा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का बायस नहीं होना चाहिए इस प्राइसेस को लेकर। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट है नो चेंज इन वेदर, यानी सीजन में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। यानी सीजन जो वेदर है, सर्दी है तो सर्दी में ही एप्लीकेबल होगा, गर्मी है तो गर्मी में ही एप्लीकेबल होगा। मतलब ये थोड़ी ना है कि जैसे ऊनी वस्त्र अपन सर्दियों में पहनते हैं और जैसे चेंज हो गया, सीजन चेंज हो गया और गर्मी आ गई, तो ये थोड़ी ना कि गर्मियों में ऊनी वस्त्र के प्राइस कम होने पर भी अपन उसकी मांग को बढ़ा देते, नहीं बढ़ाते, अपन मांग करते नहीं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। इसी प्रकार है कि सीजन और वेदर में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए यदि आप मांग के नियम की एप्लीकेबिलिटी देखना चाहते हैं तो। और फिर आता है अपना छठा पॉइंट, नो चेंज इन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, यानी कि पॉपुलेशन के आकार में किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होना चाहिए, और वहाँ की एजुकेशन जो भी है, सेक्स रेशियो में किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होना चाहिए। ओके, यदि इनमें चेंजेस होगा तो मांग का नियम यहाँ पर फेल हो जाएगा। ओके, और
फिर है छठवा, नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड टेस्ट, यानी कि एक प्रोडक्ट, एक कंज्यूमर की किसी कमोडिटी के लेकर, किसी कमोडिटी को लेकर किसी प्रकार का प्रेफरेंस या फिर उसका टेस्ट चेंजेज नहीं होना चाहिए। यदि चेंज हो जाएगा, यदि उसमें चेंजेस आ जाएगा तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। फिर तो चाहे जैसे मैं अब मुझे ड्यू पसंद है, मुझे अब ड्यू पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी प्राइस कम होती है तो मैं उसकी डिमांड बढ़ा देता हूँ। लेकिन अब क्या हुआ कि मुझे ड्यू पसंद ही नहीं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस, जो मेरी प्राथमिकता, मेरा जो टेस्ट है ना, वही चेंज हो गया। अब मैं कोका कोला की तरफ जा शिफ्ट हो रहा हूँ, तो उसकी जैसे ड्यू के प्राइस यदि कम भी हो जाएंगे ना, और मेरा टेस्ट है ही नहीं उसमें, तो प्राइस कम हो जाएगी तो भी मैं उसकी मांग को नहीं बढ़ाऊंगा। अब मैं कोका कोला की तरफ शिफ्ट हो गया, उसकी प्राइस के साथ खेलूंगा मैं। ओके, ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा। अब अपना सातवां पॉइंट आता है, नो चेंज इन गुड्स लाइन और क्वालिटी, यानी कि जो प्रोडक्ट लाइन है ना, प्रोडक्ट लाइन उसमें किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होना चाहिए। यानी क्वांटिटी में जिस कमोडिटी को अपन ले रहे हैं उसकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी क्वालिटी कम हो जाए या फिर उसकी क्वालिटी बढ़ जाए, अच्छी क्वालिटी किया जाए। तो ये बात ये है कि एक सिमिलर क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी अपन मांग के नियम को देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते। ये आपके टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी। अब अपन चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट डिमांड। डिमांड के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी तो। देखो, पहला टॉपिक है कि जो डिमांड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में अपन जानेंगे। पहला है कि जैसे क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव, यानी डिमांड है जो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। तो डिमांड, लोग ये समझ रहे होंगे कि डिमांड है जो क्वांटिटेटिव है, लेकिन ये बात गलत है। क्वांटिटेटिव रिजल्ट नहीं देती हमें डिमांड का नियम हमें क्वालिटेटिव रिजल्ट देता है। यानी डिमांड का नियम है ना, डिमांड का नियम हमें क्वालिटेटिव रिजल्ट देता है, क्वालिटेटिव रिजल्ट देता है, नहीं कि क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव रिजल्ट का मतलब ये है कि हम मांग के नियम के माध्यम से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हमें एक डायरेक्शन बताते हैं कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो रही है, मांगी जाने वाली मात्रा कम हो रही है, तो हमें केवल ये डायरेक्शन बता रही है, ऐसे डायरेक्शन बता रही है। लेकिन ये नहीं बता रहा हमें कि मांग का नियम कि प्राइस में 10% की बढ़ने पर मांग में 20% की चेंजेस आ रही है, 10% की चेंज आ रही है, 30% की चेंजेस आ रही है। ये नहीं बताती हमें, केवल इनवर्स रिलेशन बता के केवल हमें डायरेक्शन बताती है, दशा नहीं बताती है, केवल दिशा ही बताती है। ओके, और जो क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव रिजल्ट हमें देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे।